आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज वसीम अहमद गादी साहब मौजूद हैं, जिनको दुनिया मौलवी के नाम से जानती है, लेकिन हम उनको पंडित वसीम अहमद गाजी के नाम से जानते हैं। सोशलिस्ट लीडर हैं, समाजवादी लीडर हैं। इस्लामिक इश्यूज हों या जो है पॉलिटिकल या सोशल, सब पर आपकी एक बारीक नज़र रहती है। परफॉर्मर हैं, सेल्फ इस्टैब्लिशमेंट हैं, खुद खड़े हुए हैं, खुद संघर्ष किया है, तो सारी चीज़ों को करीब से समझते और देखते हैं। क्योंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बुनियादों से जो लोग जुड़े रहे हैं, उनसे वसीम गादी साहब बराह रास्त जुड़े रहे हैं। वसीम साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की उसके बुनियादों से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनका अक्सर जिक्र करते हैं। चौधरी आरिफ साहब का, हकीम अब्दुल हमीद साहब का, बेगम आबिदा अहमद का, जस्टिस हिदायतुल्लाह का, शफी साहब का, जी नक्शबंद साहब का। लेकिन आज लोग ऐसा ऐसा लगता है कि आज ये लोग कहीं ना कहीं खो गए, इनका कोई नाम भी नहीं जानता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं जानते हैं। कभी कभी ऐसे खुदगर्ज लोग आ जाते हैं किसी किसी इदारे में, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में, कि वो जो उसके इदारे के बानी होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनको नज़रअंदाज करने लगते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमतें हैं या मौजूदा जो सिस्टम है, उसमें कोशिश की जा रही है कि गांधी जी को नज़रअंदाज किया जाए। अब जब वो विदेशों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और वो देखते हैं कि साहब वो एयरपोर्ट के बाहर गांधी जी का स्टेचू लगा हुआ है और अमेरिकन प्रेसिडेंट शुरू कर रहा है कि जो मौजूदा जो हमारे वज़ीर आज़म साहब आए हैं, ये गांधी के देश से आए हैं, तो फिर इनकी आँख खुलती है कि भाई हमसे बड़ा कद तो गांधी जी का ही है और रहेगा। इसी तरीके से देखिए, ये जो इदारे में सबसे बड़ा कंस्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हकीम अब्दुल हमीद साहब की है। और आज़ादी से लेके आज तक उनसे बड़ी शख्सियत कोई नहीं हुई जिसने इतने बड़े बड़े इदारे बनाए। सर सैयद को आप बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन सर सैयद ने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं इतना बड़ा किया था। उन्होंने बुनियाद रखी थी, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इल्म की मुसलमानों में बुनियाद रखी, वो बहुत बड़ा काम था। लेकिन हकीम अब्दुल हमीद साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितना बड़ा काम किया, तो वो सर सैयद से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और ये जो इदारा बना है, गालिब एकेडमी बनी, ऐवान गालिब बना, जब तक ये नहीं बने थे हम लोग भटकते थे कहाँ प्रोग्राम करें। तो हकीम अब्दुल हमीद साहब की कोशिशों से, क्योंकि पैसा सिर्फ उन्हीं के पास था, और उनकी कोशिशों से ये ज़मीन तो मिल गई थी, लेकिन कुछ पैसा देना था, तो वो सबसे पहले पैसा उन्होंने दिया, फिर और लोगों ने भी दिया। अब उसमें ये हुआ कि एक साहब को ये इदारा चल रहा था, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। मैं एक प्रोग्राम में गया तो उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के आए थे, तो मैंने देखा कि साहब वो, मैं अचानक पहुंच गया, तो जो लोग उस प्रोग्राम को कर रहे थे उन्होंने मुझे आगे बैठाया। तो वहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते थे, और वो आरिफ साहब, जो चौधरी आरिफ साहब थे, उनको भी हम नहीं भूल सकते कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब ये हुआ कि इस इदारे को अच्छा बनाया जाए, मॉडर्न बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, तो एक साहब को दे दिया गया, और उनका मकसद ये था कि वो एक अच्छी बिल्डिंग बन जाए। पैसा सारा जो है वो बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक से लगा, और लोगों ने भी दिया, उनका कोई पैसा नहीं लगा। और फिर लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, इन्होंने चाहा कि अब तो ये इदारा इतना बन गया। इनको कोई ज़्यादा जानता नहीं था, जानते थे तो एज ए कारोबारी तो जानते थे, लेकिन इनका कोई सोशल स्टेटस नहीं था। तो कुछ इन्होंने कोशिश की, कुछ लोगों ने इनको प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद इलेक्शन हुआ, उसमें जो साहब थे हार गए। सलमान खुर्शीद साहब को जब इलेक्शन लड़े थे, तो पार्टी से हटके उनका जितना बड़ा कद है, मैं सलमान खुर्शीद साहब से कोई मुतासिर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने डीपीएस स्कूल जो है इतने बड़े पूरे हिंदुस्तान में उनको जो है कायम किया, और बहुत ही हाईली एजुकेटेड, कई बार मिनिस्टर रहे, कारपोरेट अफेयर के में। तो अगर वो बन जाते तो ये इदारा बहुत बड़ा बन जाता। जैसे आज दिल्ली पब्लिक स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद जब आरिफ भाई भी हार गए, और वो उतना बड़ा कद है, इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सन है, आप तो मेरे से ज़्यादा आरिफ साहब को जानते हैं, उनके ख्यालात, उनकी एजुकेशन, उनके संस्कृत, कुरान। तो जब वो हार गए तो हमें बड़ी तकलीफ़ हुई कि
सिराज साहब को चाहिए था कि आरिफ साहब से कहते कि साहब अगर आप लड़ रहे हैं तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं। तो इन्होंने जो है, इलेक्शन तो होता था लेकिन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, इन दी सेंस कि जितने भी वोट्स आते थे बाहर से, जो भी बैलेट, उसको पोस्टल बैलेट बोलते हैं, वो सब में गड़बड़ी होती थी। और हमने आरिफ साहब से कहा भी, लेकिन आरिफ साहब का इतने बड़े दिल के थे वो, और इतने महान व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारी बात पे गौर नहीं किया और उन्होंने हमसे कहा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो रहा है। बहरहाल उसके बाद से ये हुआ कि भाई अब बहुत हो गया है और इनको कोई हरा भी नहीं सकता। मैंने तो बल्कि एक बार कहा था, सिराज साहब मिले थे, मैंने कहा सिराज साहब आप, क्या बात है कि ऐसा मुझे तो लगता है कि अल्लाह मियाँ को खुद आना पड़ेगा आपको हराने के लिए। अब वो तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं और आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब उम्र का मसला आ गया तो फिर काहे की जिद है? इसके बाद तो आपकी जिद ख़त्म हो जानी चाहिए थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एज लिखी है, वैसे भी देखिए मेरी राय ये है कि जब आदमी 70-75 का हो जाए तो उसको अपनी आकबत की, अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, उसको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, बच्चों को मक्का मदीना ले जाना चाहिए, कुछ खैर खैरात के काम करने चाहिए, ज़कात का प्रबंध करना चाहिए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब ये पीछे लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैंने आज सिराज साहब से की थी, मैंने कहा आपका हटना ज़रूरी था, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके पैनल में लोग हैं या थे जिनको आप लाए, अगर वो इसलिए आपकी मुखालफत करते हैं कि आपको हटा के वो आना चाहते हैं, तो वो उससे खतरनाक है, इससे अच्छा फिर आप रहें। मैं ये कहूँगा कि भाई सिराज साहब तो जाएं, उनकी एज हो गई, लेकिन जो सिराज साहब के पैनल में थे A to Z, उनको सबको ही जाना पड़ेगा अगर इस इदारे को अच्छी तरीके से आपको संवारना है, बहुत ऊपर ले जाना है। तो इसको, इदारे को आपको इन सब से साफ करके फिर हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें जो टॉप लोग होंगे इंडिया के, उसमें सलमान खुर्शीद हैं, आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब हैं, वाइस चांसलर अलीगढ़ के हैं, याकूब कुरैशी साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं हिंदुस्तान में। तो उनकी हम कमेटी बनाएंगे, वो ही जो है हमारी रहनुमाई करेंगे, उनकी रहनुमाई में ही डिसीजन होंगे। हम लोग सिर्फ इस इदारे के कस्टोडियन और खादिम रहेंगे, ये हमारा एजेंडा है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सिराज साहब चिपक गए हैं, बिल्कुल चुंबक की तरह, छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। कल भी एक साहब ने हमसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है जो वो चिपके रहना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट का फोन आया। देखिए, कुर्सी का, इक्तदार का एक मिजाज है। कुर्सी जो होती है एक तवाइफ की तरह होती है, और जैसे एक तवाइफ किसी एक की नहीं हो सकती, ऐसे कुर्सी का भी ये मिजाज है कि अगर आप इसके साथ चिपके रहोगे तो ये आपको छोड़ देगी। इसलिए इज्जत से, पहली बात तो आदमी को किसी कुर्सी पे आना ही नहीं चाहिए जब तक लोग न लेके आए। अब आप देखिए, शास्त्री जी थे, गुलजारीलाल नंदा थे, और हमारे वीपी सिंह थे, जब उनको लगा उन्होंने कुर्सी को लात मार दी 1 मिनट में। आज वीपी सिंह की जो इज्जत है, वो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी के बाद जो अगर ईमानदार और इज्जतदार है तो वो राजा साहब की है। राजा साहब फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारते थे। तो देखिए, कुर्सी को तो कभी जो भी चिपकेगा वो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि कुर्सी लास्ट में उसको जलील करती है। मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इसलिए सिराज साहब को चाहिए कि वो खुद इस्तीफ़ा दें और हम लोग उनको वेलकम करें, और हम उनकी कोई इंक्वायरी ना करें। जो उन्होंने अच्छा बुरा कर दिया वो सब ख़त्म कर दिया जाए, और सिराज साहब खुद उस दिन, जो 75 साल की एज है, उसकी खुद हिमायत करें कि साहब ये एज उससे कम होनी चाहिए, बल्कि 75 से भी 70 करनी चाहिए, ताकि कुछ लोग जो इस चक्कर में हैं कि हम कुर्सी पर कब्जा कर लें, उनको भी जो है इसके बहाने नक्की कर दिया जाए। उसी में फाइल साहब एक सवाल और पैदा होता है कि आप 70 और 75 की बात कर रहे हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी लोगों का ये आरोप है कि 20 साल के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो सोशलाइजेशन के तौर पे हो,
मिसकंसेप्शन को दूर करने को लेकर के हो, अरब देशों से या बाकी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात का मसला हो, अपने मुल्क में जो फ़िरका वाराना हम आहंगी है उसका मसला हो, इस पर कोई काम नहीं हुआ और 20 साल तक सिर्फ शादी खाना और इस तरह की चीज़ें ही वहाँ पे चलती रहीं। देखिए, सिराज साहब ने सबसे बड़ी गलती ये की, इस इदारे की आड़ में अपने आप को प्रमोट करते रहे और सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो लीडर हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, जिनसे उनका कोई मफाद जुड़ा हुआ था। उन्होंने कभी ऐसी शख्सियत को बुलाया ही नहीं जो इस इदारे के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इनका मफाद जुड़ा हुआ नहीं था। एक तो यहाँ बहुत भारी नुकसान इस इदारे को हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो शादी खाना था उसकी वजह से बिल्डिंग की पूरी रौनक ख़त्म हो गई। उसके जो गार्डन था, उसका जो मिजाज था, उसका जो कल्चर होता है इदारे का, वो ज़ीरो हो गया। मैंने सिराज साहब को कई बार मैसेज भेजा कि भाई यहाँ शादियाँ नहीं होनी चाहिए, 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ होती थीं, बाथरूम एकदम ख़राब कर दिए जाते थे। मैंने कहा अगर आप शादी बंद कर दें, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, इसका रिनोवेशन कराएंगे, हम कारपोरेट फंक्शन करेंगे, हम एम्बेसियों के फंक्शन करेंगे, हम जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनको वेलकम करेंगे। अब कोई सपोज कीजिए कोई एम्बेसडर आता है सऊदी एम्बेसी का और वो क्रेडेंशियल देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उससे पहले हम उसको वेलकम करेंगे। फिर हम उसको बताएंगे भाई हमारे बच्चे हैं, उनको सऊदी अरब भेजिए, मदीना यूनिवर्सिटी में 100 लोगों का एडमिशन कराइए, हम यहाँ पर उनका इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसे बहुत हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। आज जामिया मिल्लिया से 31 बच्चों ने जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया है, जबकि जामिया में तो हज़ारों काम है। और कोई जामिया बहुत अच्छा इदारा होते हुए भी कोई इंडिया का नंबर 1 इदारा नहीं है। इसके बाद उन्होंने जो है, हम उनको सल्यूट करते हैं कि 32 लोग जो है वहाँ से निकले। तो अगर मैं होता प्रेसिडेंट तो सबसे वहाँ पे सिर्फ 4 काम होते हैं। एक तो जो लैंग्वेजेज हैं, ख़ास तौर से जैपनीज़ लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया था मैं टोक्यो गया था तो वहाँ के मिनिस्टर से मिला तो उसने कहा 20 साल में हमको 4 करोड़ इंडियन चाहिए, आप इंतज़ाम करिए, लेकिन उनको जैपनीज़ आनी चाहिए। मैं सब जगह पे कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे कि भाई आपको 4 करोड़ लोगों को इज्जत से जॉब मिल रहा है। एक तो यहाँ पे लैंग्वेजेस का सेंटर होना चाहिए था, आईएएस की यूपीएससी की तैयारी होनी चाहिए थी, और सबसे बड़ा काम जो है, छोड़िए इनको भी, यूपीएससी और लैंग्वेज, यहाँ से ज़कात का सिस्टम बनना चाहिए था। ज़कात का बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर रखे जाते, उसमें बैंकर्स रखे जाते। और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है ज़कात, और वो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि मुसलमान ज़कात निकालें, उससे जो है लोगों की मदद हो। वो ज़कात अगर मैनेजमेंट हो जाता तो हिंदुस्तान की, मैं लिख के दे रहा हूँ, गरीबी दूर हो जाती, और जो कुछ गलत लोगों के हाथ में ज़कात पहुँच जाती है वो सिस्टम ख़त्म हो जाता, अच्छे अच्छे लोग रखे जाते। ये मेरी एक ख्वाहिश ये है, अल्लाह ने मुझे अगर ज़िंदगी दी और जो भी प्रेसिडेंट आया तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ज़कात का निज़ाम कायम करूँगा। और वो कम से कम भी नहीं तो मैं आपको बताता हूँ 20 अरब 30 अरब कम से कम ज़कात आएगी, और उससे इंशाल्लाह जितने इदारे हैं, जितने लोग गरीब हैं, जितनी स्कॉलरशिप है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि हम हुकूमत पर या हुकूमत के इदारे पे फिर उसके बाद बोझ नहीं बनेंगे। जैसे मौलाना अबुल कलाम फाउंडेशन थी तो उस पर लोग निर्भर थे, वो बंद हो गई। लेकिन हमारी ज़कात फाउंडेशन का ज़कात का सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हमें किसी से 1 रुपया लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, कुरान और हदीस में लिखा हुआ है तालीफुल कुलूब के लिए, उनको भी अगर हमें पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह जो है वो पूरे सबका अल्लाह है, सबका ईश्वर है, सबका खुदा है। हिंदू मुसलमान की ज़कात में वो नहीं है, तो मुल्लाओं ने गड़बड़ कर दिया है। वरना हम हिंदू भाइयों को भी ज़कात देंगे जो ज़रूरतमंद हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो दूरियां हैं आज हिंदू मुस्लिम की जो ये मौजूदा गवर्नमेंट लड़वा रही है, वो दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी।